हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का मेरी फिजिक्स की क्लास में। और आज हमारा एक नया चैप्टर, नई यूनिट भी बोल सकते हैं, स्टार्ट होगी। और वो नई यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल रहे हैं। इस यूनिट के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी किया है। 2020-21 के सिलेबस में CBSE ने एक रिवाइज जो सिलेबस है उसमें एक दो टॉपिक शॉर्ट किए हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा अभी। तो देखिए, ये जो यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, CBSE में इसकी मार्क्स वेटेज जो होती है बोर्ड के अंदर वो 3 या 4 मार्क्स के अंदर रहती है। ये 3 मार्क्स में भी आती है, ठीक है। तो एक छोटी यूनिट है, एक ही चैप्टर है, लेकिन देखिए छोटी यूनिट है, इससे मतलब यहां मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि टॉपिक शॉर्ट कम जरूर है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी काम की यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये एक तरह से देखिए, आपने इससे पहले जो 4 यूनिटें पढ़ी हैं, इसको मैंने यूनिट नंबर 5 डाल रखा है। जो आप पहले 4 यूनिट स्टडी कर चुके हैं उनके अंदर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AC, ये सब पढ़ा है आपने। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा पढ़ा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉम्बिनेशन ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। बड़ी काम की यूनिट है, छोटी यूनिट है तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका काम काफी बड़ा है। काम काफी बड़ा मैं कंपेयर करूं आपको तो उसके काम से आपको थोड़ा सा बताऊं। कम्युनिकेशन, हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव के थ्रू कम्युनिकेशन, लाइक मोबाइल कम्युनिकेशन, टीवी कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, ठीक है। इस तरह के जो कम्युनिकेशन, जो वायरलेस कम्युनिकेशन, वो इन्हीं वेव्स के थ्रू हो पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ये कम्युनिकेशन में काफी हेल्पफुल है। और जो यहाँ पर जो वेव्स आएंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनके और भी यूजेस होंगे। ये मैंने जस्ट आपको रेडियो वेव्स, एक कम्युनिकेशन वेव के बारे में बताया है, तो वो वेव्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों इसका। तो टॉपिक हमारा यहां पर पहला टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट का। मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, ये इस चैप्टर का यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। बट मैं आपको बता दूं, ये CBSE से 2020-21 के सिलेबस से इसको हटाया गया है और सीधा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इंट्रोडक्शन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक से स्टार्ट किया गया है। बट मैं इसको करा देता हूं, इसलिए भी जरूरी है, थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा इस यूनिट से, थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट के देखिए, मैं आपसे बात करूं तो इससे पहले वाली जो यूनिट है, एक यूनिट हमने पढ़ी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ के आए हम, बायोट-सावर्ट्स लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, याद होगा आपको। ये करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसको यूनिट नंबर 3 डाला था, यूनिट 3, ठीक है जी। उसके बाद हमने EMI पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें ये था, ओरस्टेड ने बताया था करंट से मैग्नेटिक फील्ड, ये ओरस्टेड ने बताया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो फिर फैराडे ने कहा कि इसका उल्टा भी तो होना चाहिए, जो हमने EMI में पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट। ये हमने यूनिट नंबर 4 चैप्टर उसका EMI, और ये फैराडे ने ऐसा बोला और अपनी बात को प्रूव भी करके बताया। लेकिन मैं यहां पर ओनली मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखूंगा बच्चों, आपको पता होना चाहिए फ्लक्स चेंज जरूरी होता था, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, तो मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज लिखूंगा। मतलब पूरा ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड चेंज से करंट या EMF इंड्यूस्ड होना EMI के अंदर। ये हमने यूनिट 5 में पढ़ा। अब देखिए, करंट से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चेंज से करंट, चेंज मतलब करंट, मतलब क्या कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाना। अरे भाई, किसी वायर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है तभी तो करंट बनता है।
तो यहाँ वही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज से करंट आया, करंट आया मतलब उस सर्किट में, उस वायर में क्या सेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब भैया एक और साइंटिस्ट आ जाता है, इन्होंने तो एक दूसरे की टाइम खींचनी है ना, तो वही प्रोसेस यहाँ कर रहे हैं वो, कि जब ओरस्टेड ने बताया करंट से मैग्नेटिक फील्ड, तो फैराडे बोला कि भाई मैग्नेटिक फील्ड से भी तो करंट आना चाहिए, और थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज से करंट आ गया। तो यहाँ पर अब मैक्सवेल बात खड़ी कर देता है। मैक्सवेल बोलता है जी जब आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड ला सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज से भी तो मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। तो ऐसा मैक्सवेल ने बोला। बात तो ये भी ठीक कह रहा है कि भाई आना तो चाहिए। ये यूनिट हमारी 5th में आएगा। तो इस टॉपिक को समझने के लिए यहां पर पहला टॉपिक हम मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट का उठा रहे हैं। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जरूर है, इसलिए मैं इस टॉपिक को करा रहा हूं। अदरवाइज आप इस सेशन के लिए इस टॉपिक को इग्नोर कर सकते हैं अपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, क्लियर है मेरी बात। तो यूनिट 5th में हम जो मैक्सवेल की बात को रख रहे हैं, मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज से भी क्या आना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। तो जब उसने अपनी इस बात को रखी, तो एम्पियर का जो हमने एक एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पढ़ा था, B.dl मैथमेटिकल फॉर्म म्यू नॉट I, उसको भी थोड़ा सा है ना इनकम्प्लीट कहा इसने मैक्सवेल ने, और उसमें भी थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया। तो वो क्या क्या मॉडिफिकेशन था, क्या उसकी इनकंसिस्टेंसी थी एम्पियर की, वो भी ये इंट्रोड्यूस कराता है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। टॉपिक हमारा जो फर्स्ट है मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो क्या है देखिए इसमें मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। अब मैक्सवेल की बात तो समझ में आ गई ना आपको कि क्या प्रूव करना चाह रहा है। वो प्रूव करना चाह रहा है कि जी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होगा तो वहां भी क्या आना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। तो अब उसने कुछ थ्योरेटिकल, जैसे जितना जितना पहले स्टडी हो चुका था उसको भी उठाया उस टॉपिक को। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कहां हो सकता है। देखिए कैपेसिटर एक डिवाइस आपने पढ़ी है खूब अच्छे से। कैपेसिटर पे चार्ज आता है और कैपेसिटर प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मान लीजिए उसको चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, आप या तो जो बैटरी लगा रखी है उसकी वोल्टेज को कम ज्यादा करेंगे, या आप अल्टरनेटिंग सोर्स लगा रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी चेंज करता ही करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहां उसने एक डिवाइस वही कैपेसिटर को ले लिया, और जी ये कैपेसिटर जो है चार्जिंग या डिस्चार्जिंग केस उठा लिया। मान लीजिए हम डिस्चार्जिंग केस ही उठाएं इसका, तो लेट कैपेसिटर, आपने एक एलसी ऑसिलेशन पढ़ा है इससे पहले वाली यूनिट के अंदर, तो अच्छे से आता है वो आपको। कैपेसिटर था ये। लेट ए चार्ज कैपेसिटर मेड टू डिस्चार्ज थ्रू एन इंडक्टर, ये हम मान लेते हैं। ये आप इसको चार्जिंग केस भी ले सकते हो, बैटरी लगा के दिखा सकते हो कि अभी वो अगर मान लीजिए चार्ज हो रहा है तो, या आप ये डिस्चार्जिंग, आप ये भी डायग्राम यूज कर सकते हो और आप ये भी डायग्राम यूज कर सकते हो। मान लीजिए मैंने डीसी सोर्स ही लगा रखा है, वो चार्ज ही करता है, करंट तो फ्लो करेगा नहीं। ठीक है, ये जी कैपेसिटर हो गया, और यहां से ये बैटरी जो है चार्ज दे रही है इसको। सर्किट कंप्लीट कर दिया हमने, की को क्लोज कर दिया, तो यहां पर धीरे धीरे क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है। ठीक है, या मान लीजिए ये कैपेसिटर पहले से ही चार्ज था, तो कैपेसिटर सी के साथ जब आप एल लगाएंगे तो कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होगा किसके थ्रू, इंडक्टर के थ्रू। ये भी आप कंडीशन यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो मान लीजिए मैं फर्स्ट कंडीशन ही बच्चों यहां पर यूज कर लेता हूं कि यहां धीरे धीरे चार्ज जा रहा है। कितना चार्ज जा रहा है जी, dq चार्ज जा रहा है। कितने टाइम के अंदर जा रहा है, मान लीजिए dt टाइम के अंदर। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा यहाँ पर। ओके, क्लियर है जी, बिल्कुल। क्या किया उसने कि भाई यहां पर एक क्लोज लूप दिखाई, ये जैसा मैं दिखा रहा हूं, और बिल्कुल इसके नजदीक लेकिन बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर एक दूसरी लूप दिखा दी। मैं इसको S1 से लिख रहा हूं, इसको S2 से लिख रहा हूं। ये दो लूप जो मैंने मार्क कर रखी है S1 एंड S2। S2 थोड़ा सा प्लेट से आउटसाइड है, और S1 S2 देख रहे हैं वो कैपेसिटर प्लेट के बीच में है। ठीक है, बहुत नियरली क्लोज है यहां पर।
यहां से करंट बढ़ने लग रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है, इंडक्टर पे करंट जा रहा है, कितना करंट, वो आई करंट हो गया। अब चलिए हम यहां पर यूज करते हैं यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ फॉर S1। S1 के लिए मान लीजिए आप एक एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जो आप पढ़ के आए हैं, B डॉट DL लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज लूप के लिए, तो वो कितना आएगा फॉर S1 के लिए, तो आप लिखेंगे जी B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नोट, यहां से करंट कितना जा रहा है भाई, I, ये S1 के लिए हो गया। क्लियर है मेरी बात। सिमिलरली फॉर S2 के लिए, अब S2 के लिए अप्लाई किया इस पे, तो B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नोट। अब मैं आपसे पूछूं क्या इसके अंदर से कोई करंट जा रहा है कैपेसिटर के अंदर इनसाइड में, तो कहेंगे सर कोई करंट एग्जिस्ट नहीं करता है। यहां पर भी आप कहते हैं कोई करंट एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्ब लगाते हैं तो वो बल्ब ग्लो नहीं करता है, डीसी भी हमने लगा रखा है। लेकिन अगर यहां भी अगर बात करें तो यहां कोई करंट नहीं है, और ये जो फॉर्मूला होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नोट आई जो उसमें से करंट थ्रेड करता है, पास करता है, तो यहाँ पर कोई भी करंट थ्रेडिंग नहीं है, आई कितना है 0, तो मैथमेटिकली यहाँ हम आई की जगह कितना करेंगे 0, तो स्टूडेंट आप कहेंगे कि B डॉट DL जो आ गया सर वो किसके इक्वल आ गया है, 0 के इक्वल आ गया है। क्लियर है मेरी बात। ये हमारा S2 के लिए हो गया। अब बात आई भाई दोनों के दोनों बहुत पास है, ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्दी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड खत्म ही हो गया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड था यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है ना, सोचने वाली बात। बिल्कुल नजदीक नजदीक है तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता था, कम ज्यादा हो सकता था, लेकिन ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो यहां उसने कहा कि ये जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ आप इस पे यूज कर रहे हो ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं उसको कंप्लीट कैसे किया गया, तो ये हो गई जी यहां पर इनकंसिस्टेंसी बोल सकते हैं इसको, इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, गलत नहीं बोला, ये कहा कि वो इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है। ठीक है, तो पूरा कैसे किया, और पूरा कब नहीं है, जब एक सर्किट है उसमें कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर चार्ज है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसको कंप्लीट करना था, और कंप्लीट कराने के लिए एक नए कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस कराना था। वो कंसेप्ट था जी डिस्प्लेसमेंट करंट। आपने करंट की वैरायटी तो काफी सुनी होगी, लाइक कंडक्शन करंट, एक वायर में से करंट चलता है, एडी करंट हम पढ़ के आए हैं, एक नया तीसरा ही एक और टाइप आ गया है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये भी एक करंट की टाइप है, समझिएगा इसको। अभी यहां पर लिख लेते हैं अभी हम कि कैसे वो इसको कंप्लीट करता है इस लॉ को। तो उसने कहा, और देखिए उसने ये जो है चेक भी किया कि यहां कंपास नीडल को प्लेस किया। कंपास नीडल पढ़ा है, नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, वो कंपास नीडल यहां पर आके डिफ्लेक्शन शो करती है। इट मीन्स कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन एम्पियर के अकॉर्डिंग यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो सर कैसे, ये तो फिर इस पे अप्लाई ही नहीं हो रहा है। ठीक है, और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिट करना, ठीक है, किसी भी रीजन के अंदर, तो उसके पीछे एक ये भी कारण दिया जाता है कि यहाँ पर करंट होगा, क्योंकि हम इससे पहले ओरस्टेड ने बताया था करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो देखिए भाई दो बातें आपकी जो यहाँ से थी स्टार्टिंग में मैं जिनको कर रहा था, वो दो बातें यहाँ से क्लियर हो चुकी है। एक तो मैक्सवेल ने जो क्वेश्चन उठाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड, हाँ यहाँ पर आप देख रहे हैं जब ये डिस्चार्ज होने लग रहा है कैपेसिटर, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लग रहा है, जो बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने लग रहा है चार्जिंग या डिस्चार्जिंग से। इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से यहाँ पर क्या इंड्यूस्ड हो रहा है, एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि कंपास क्या शो कर रही है, डिफ्लेक्शन। एम्पियर का लॉ गलत प्रूव हो रहा है यहाँ पर, गलत नहीं कि पूरा नहीं है यहाँ पर, कि यहाँ तो ठीक है B डॉट DL, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, करंट पास हो रहा है, लेकिन यहाँ पर B डॉट DL 0, दोनों बिल्कुल पास पास थे, फिर भी एकदम से मैग्नेटिक फील्ड 0 आ गया। कंपास का आना, डिफ्लेक्शन शो करना, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से यहाँ क्या राइज हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड। ये बात उसकी प्रूव हो गई, हाँ जी होता है।
उसका भी अपोजिट होता है। करंट से मैग्नेटिक फील्ड चेंज से करंट, और करंट चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज से फिर मैग्नेटिक फील्ड। कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों अलग अलग बातें, 3 साइंटिस्ट प्रूव कर रहे हैं अपनी बातों को। तो अब देखिए जी, उसने कहा कि ये जो करंट बन रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है ना, वो किसी एक करंट की वजह से होगा। और उसने इस छोटी सी जो डिस्प्लेसमेंट है यहां पर कहा कि उस करंट को अज्यूम कर लो, उसने इस करंट को नाम दिया जी डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां पर अब एक वो नया ही लॉ बना देता है, और उसने इसको जो है एक्सप्लेन किया है ठीक से। तो आगे ना अपना नाम बहुत जो है उससे प्राउड से रख देता है कि क्या एक नया ही लॉ बना दिया उसने, मॉडिफाइड मैक्सवेल एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ये एक लॉ बना दिया। देखिए मैक्सवेल अपना नाम आगे रख दिया, एम्पियर को कर दिया पीछे कि भाई मैं पूरा कर रहा हूं इस लॉ को। तो मॉडिफाइड मैक्सवेल एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या बना, उसने कहा कि यहां पर आप जो B डॉट dl लिख रहे हैं ना, इसको आप लिखेंगे म्यू नॉट I प्लस ID। ID यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, और I यहां पर क्या है, कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट कहां चल रहा है, वायर में। डिस्प्लेसमेंट कहां पे है, करंट बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो यहां जो एक करंट एग्जिट कर रहा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो इस करंट को क्या नाम दे रहा है जी, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये इंट्रोडक्शन था एक और नए करंट जिसको कि हम बोल रहे हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट को। कंडक्शन करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, एडी करंट, और ऐसे ही एक और नया नाम सुनने को मिला डिस्प्लेसमेंट करंट। थ्योरेटिकल पॉइंट था। और यहां से आपने जो एलसी ऑसिलेशन पढ़ा है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, पहले एल पे फिर सी पे, फिर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, चार्ज कंटिन्यू ऑसिलेट करेगा, और उससे क्या निकलती थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यूनिट हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसलिए भी मैं इस टॉपिक को करा रहा हूं। लेकिन मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, ये टॉपिक 2020-21 के सिलेबस से हटा दिया है सीबीएसई ने, आपकी नॉलेज के लिए है, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग है तो इसलिए मैं करा भी रहा हूं, ताकि आपका अच्छा स्टार्ट हो जाए इस मिनट के अंदर। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गई होगी यहां तक। तो ये एक नया ही लॉ बन गया है, मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, और कह रहा है यहां पर आप आईडीवी ऐड करेंगे। अब एक चीज देखिए, कितना ये आईडी आएगा वो बताऊंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट करंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसके लिए कि क्या वैल्यू रखें। दूसरा, ये कभी भी मत करना कि यहां पर मान लीजिए वायर में करंट चल रहा था 2 एम्पियर, ठीक है, और यहां पर कुछ और आप ले लें। वैसे तो कंटिन्यूटी ऑफ करंट एक टॉपिक आता है जिसमें यही है कि पूरा करंट वही है, यहाँ 2 एम्पियर अगर कंडक्शन है तो यहां पर 2 एम्पियर आपका डिस्प्लेसमेंट है, सेम वैल्यू। तो ऐसा मत कर देना 2 + 2 4। ये जब आप अप्लाई करोगे, यहां पर अप्लाई करोगे, मान लीजिए S1 पे अप्लाई करोगे, तो S1 पे आईडी कितना है, 0, ये 0 बन जाएगा। S1 के लिए आईडी कितना हो जाएगा, 0। तो आपका B डॉट dl जो आएगा वो ओनली म्यू नॉट I आएगा। S2 के ऊपर आपका जो I है वो कितना हो जाएगा, 0 कंडक्शन, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट, और वैल्यू दोनों करंट की सेम है। तो सेम करंट, कंटिन्यूटी ऑफ करंट, वही करंट कंटिन्यू है बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर भी, लेकिन वो एक अज्यूम करंट था, नाम जिसको कहा डिस्प्लेसमेंट करंट। उसको कोई यहाँ पर एमीटर लगा के मेजर नहीं कर सकते। हाँ, बट उसका अफेक्ट है जिसकी वजह से यहाँ पर क्या अराइज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो रहा है। क्लियर है बच्चों। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि कितना आएगा ये डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को मैथमेटिकली कितना आप सोल्व करके दिखाएंगे वो चीज समझिएगा। देखिए यहां पर फ्लक्स बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर प्लेट के बीच में, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद होगा आपको। अगर स्मॉल फ्लक्स है तो डी फाई ई डॉट डी एस करते हैं, लेकिन मैं पूरा फ्लक्स लिख रहा हूं तो आप इसको ए इंटू एस भी लिख सकते हैं। एस क्या हो गया यहां पर स्टूडेंट, एक सरफेस एरिया। ठीक है, ये आप यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिख सकते हैं ऐसे, और ई एस ये कितना हो जाएगा आपका कोस थीटा। एस यहां पर सरफेस एरिया मान लिया मैंने प्लेट का। ठीक है, अब प्लेट ऐसे रखी है तो उसका नॉर्मल इधर ही डाल देंगे हम,
तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है स्टूडेंट, E इंटू एस। ओके, एंड अभी फाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, यूनिट फर्स्ट। अब देखिए मैंने बताया था छोटी सी यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेकिन इसमें यूनिट फर्स्ट का भी यूज हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर आ गया है, ठीक है। मैग्नेटिज्म के ऊपर भी इक्वेशन बनती है, तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस तरह से रिपीट भी होता है इसमें बीच बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, याद होगा आपको, कैपेसिटर चार्ज, ठीक है, एक एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एस। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी को भी पढ़ा है हमने, चार्ज अपॉन एरिया, एरिया को मैंने एस से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्यू अपॉन एस, एप्सिलॉन नॉट एस, ये कैंसिल हो गया। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहां आ जाएगा आपका डी फाई ई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डी बाई डी टी, और ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट टर्म है, डी फाई ई अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आगे डी क्यू अपॉन डी टी। ये डी क्यू अपॉन डी टी जो यहां से चार्ज फ्लो हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ करंट बन रहा है, जितना करंट ये है उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो आप इसको आई डी भी लिख सकते हैं जी। तो आई डी कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू आई डी, जिसको कि हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए। तो आप पूरा मॉडिफाइड मैक्सवेल एम्पियर सर्कुलर लॉ बी डॉट डी एल कितना लिखेंगे, म्यू नॉट आई कंडक्शन करंट प्लस आई डी, आई डी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी। ये बन गया जी मैक्सवेल का मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ, जिसको कि कह रहे हैं मॉडिफाइड मैक्सवेल एम्पियर सर्कुलर लॉ। और ये जो आईडी है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी वजह से यहाँ क्या एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ साथ, लाइक वेव। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि हमारी यूनिट है, वो स्टार्ट करना है हमने अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा नहीं, हमारा इंट्रोड्यूस करा दिया है, आपको आना भी चाहिए टॉपिक। ओके, क्लियर है। मैथमेटिकल आप एक बार इसका करके देखेंगे, ट्राई करेंगे खुद। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद अगला टॉपिक रहेगा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल के इंट्रोडक्शन के बाद 25 साल लग गए थे, उसके बाद एक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट हुआ लेबोरेटरी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेके ही। तो वो एक्सपेरिमेंट किस तरह से था देखिए। तो मैं यहां पर एपरेटस दिखा रहा हूं बच्चों, मेटेलिक प्लेट यूज की गई, मतलब एक इस तरह से अरेंजमेंट बनाया गया लाइक कैपेसिटर। कैपेसिटर में 2 प्लेट होती है, और यहां पर जी इसके साथ एक कनेक्ट किया मेटेलिक स्फीयर, बहुत पास एक दूसरा मेटेलिक स्फीयर है। ओके, यहां इंडक्शन कोइल, ये कोइल यूज की गई, और मैं यहां पर एक कोर दिखा रहा हूं, सॉफ्ट आयरन कोर जिसको कह रहे हैं। यहां हम प्राइमरी कोइल दिखा रहे हैं जहां से इनपुट देंगे, और ये सेकेंडरी कोइल होगी जहां से आउटपुट निकलेगी। ये ए एंड डी 2 मेटेलिक प्लेट्स हो जाती है, एंड S1 एंड S2 मान लीजिए 2 मेटेलिक स्पीयर, ब्रास के पॉलिश स्पीयर थे ये, ठीक है। एक अच्छी कंडक्टिविटी थी इनकी। आप जैसा कि देख रहे हैं ये एक तरह से ट्रांसफॉर्मर बन गया है, कोइल यूज कर रखी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो याद आ गया होगा आपको, क्या बोलेंगे जी इसको, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। मतलब ये लो वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, हाई वोल्टेज के अंदर। तो यहां से बच्चों जब आप एसी सोर्स इस पे अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज हमें बढ़ के मिल रही है, तो कैपेसिटर प्लेट पे अभी मान लीजिए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा है। अगली ही साइकिल में जो करंट पहले ऐसे था उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इस तरह से होगा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव इस तरह से नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा। ये मतलब करंट जो है वो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ये बताना ना पड़े, क्योंकि आपका जो अल्टरनेटिंग सोर्स होता है वो ये सोर्स। क्लियर है मेरी बात। तो यहां से एक हाई वोल्टेज
एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया, हाई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया बिटवीन S1 एंड S2, जिसकी वजह से ये जो गैप दिखाई दे रहा है आपको, बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है, इस गैप के अंदर एयर है, और एयर भी एक लिमिट के बाद आयनाइज हो जाती है, मतलब कि एयर के पार्टिकल्स आयनाइज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके उन पार्टिकल्स पे चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से हमें कई बार एयर में स्पार्किंग देखने को भी मिलती है। कोई प्लग है, कोई स्विच है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कई बार एक थोड़ी स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है, एयर आयनाइज हो गई है वहां पर। ठीक है, तो इसके साथ ही पैरेलल में एक और इस तरह के 2 स्फीयर लगा रखे थे, ये कोई यूज कर रखी, इसको हम डिटेक्टर बोलते हैं, डिटेक्टर या रिसीविंग एंड बोलते हैं, डिटेक्टर या रिसीवर भी बोल देते हैं इसको। और ये हो गया जी ट्रांसमिटिंग साइड, ट्रांसमीटर हो गया, एक तरह से ट्रांसमिटिंग साइड हो गई है। तो यहां पर बच्चों स्पार्किंग हुई इस गैप के अंदर, और क्या देखने को मिला कि कुछ टाइम के तभी की तभी यहां पर भी स्पार्किंग प्रोड्यूस हुई डिटेक्टर के अंदर, रिसीवर के अंदर। वो क्यों हुई होगी, देखिए ये मैं इस तरह से एक वेरिएशन दिखा देता हूं। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोडक्शन के लिए, जनरेशन के लिए एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था जो कि हर्ट्ज ने किया था। तो चलिए हम थोड़ी सी और इसकी एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया आपको कि एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एयर के पार्टिकल्स आयनाइज हो गए, यहां पर चार्ज आ गया। अब ये क्योंकि जो चार्ज है कैपेसिटर पे, एक तरह से ये L हो गया, ये सॉरी L हो गया, ये C हो गया, बन गया हमारा LC ऑसिलेशन। ठीक है, तो LC ऑसिलेशन में क्या करता है, चार्ज ऑसिलेट कर रहा होता है, एक बार इस कैपेसिटर प्लेट पे पॉजिटिव, अगले टाइम में इस पे पॉजिटिव है, फिर इस पे पॉजिटिव है, तो चार्ज ऐसे क्या करने लग रहा है, ऑसिलेट, एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो एयर के अंदर जो आयनाइज पार्टिकल थे वो भी क्या करने लग रहे हैं, ऑसिलेट। सिंपल सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चार्ज पार्टिकल अपने आप को एक्सेलरेट करता है या डीएक्सेलरेट करता है। क्लियर है ना, कि एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहां पर आपने पॉजिटिव फील्ड लगा रखा है, तो इसकी तरफ क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। बट अगर यहाँ नेगेटिव होता तो इधर एक्सेलरेट करता। ठीक है, ये इधर आ रहा होता तो इसकी स्पीड कम हो जाती, तो एक्सेलरेट डीएक्सेलरेट करता है। तो उसी तरह से ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट और डीएक्सेलरेट ऐसे हिलने लग जाएंगे, बैक एंड फोर्थ मोशन, टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से चार्ज ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, तो उसके साथ साथ फील्ड भी हिल रहा है। चार्ज का अपना क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ऐसे, और एक यहां पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच गया, यहां पर भी जी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहां पर एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर दिया। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस गैप में भी थोड़ी सी टीनी स्पार्किंग प्रोड्यूस हुई। तो अब आप इसका आंसर दे सकते हैं कि यहां स्पार्किंग क्यों प्रोड्यूस हुई, तो आपका आंसर होगा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आया। पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आया, तो आपका रीजन होगा ईएम वेव्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ईएम वेव्स यहां पर पहुंची है, जिसकी वजह से यहां क्या प्रोड्यूस हुई है, स्पार्किंग। तो यहां एक कंक्लूजन निकल रहा है कि जी ऑसिलेटरी या एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल is the source of electromagnetic waves। ये जो चार्ज पार्टिकल यहां पर एयर के जो आयनाइज पार्टिकल थे, ये जो ऑसिलेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं मींस एक्सेलरेट कर रहे हैं, स्पीड कम ज्यादा भी होती है क्योंकि फील्ड वेरी कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता हुआ हमें मिल जाता है। तो यहां क्या बनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, उसकी भी मैं बात करूंगा, अभी जस्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी सेटअप हुआ, जिसकी वजह से यहां पर भी क्या प्रोड्यूस हुई, स्पार्किंग। तो ये जो डिटेक्ट कर रहा है, मतलब कि इसलिए इसको डिटेक्टर बोल रहे हैं, ये क्लियर कर रहा है कि हाँ जी यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुई। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था हर्ट्ज का, प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए कि, और इसमें एक कंक्लूजन हमारे पास ये निकला कि ऑसिलेटरी एक्सेलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करा देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्या इंटरेस्टिंग था देखिए, सेकंड पॉइंट में इसको लिख रहा हूं। ये जो आपने यहां पर डिटेक्टर वाला गैप ले रखा है, और एक ये जो S1 S2 का जो गैप था, एक S1 S2 का गैप था, इसको मान लीजिए S1 डैश, इसको S2 डैश मान लेते हैं, और एक था यहां पर S1 डैश S2 डैश का एक गैप, ये डिटेक्टर,
जिसको कि हम रिसीविंग एंड भी बोल रहे हैं, ये ट्रांसमिटिंग एंड, अगर इनके फेस पैरेलल थे तो एक अच्छी स्पार्किंग देखने को मिली। ऐसे थे, ऐसे, ठीक है, तो एक अच्छी स्पार्किंग यहां पर आती। लेकिन अगर इसको ऐसे रख दिया जाए, ठीक है, मैं अगर इसको, ये जो S1 है, S2 है, और इसको मैं ऐसे रख रहा हूं, परपेंडिकुलर रख दिया, यहां पर पैरेलल था, ऐसे ऐसे पैरेलल था, ये परपेंडिकुलर रख दिया, S1 डैश S2 डैश, तो यहां पर कोई स्पार्किंग नहीं हुई, यहां पर कोई स्पार्किंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था देखने के लिए। तो क्या बताया बच्चों कि ये अगर गैप दोनों पैरेलल होंगे तो यहां पर एक अच्छी स्पार्किंग, मतलब एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। लेकिन ऐसे रख दिया तो स्पार्किंग नहीं आई। इट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भैया गैप के पैरेलल है। ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल टू गैप, गैप के पैरेलल है, और वेव इधर चल के आई है ऐसे। तो समझिएगा इस बात को बड़े ध्यान से, वेव चल रही थी एक्स एक्सिस के अलोंग और इलेक्ट्रिक फील्ड है जी वाई एक्सिस के अलोंग। तो कैसा नेचर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का? ट्रांसवर्स नेचर। याद कीजिए, टू टाइप्स ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल वेव ऑफ प्रोपोगेशन से कैसे वाइब्रेट करते थे? परपेंडिकुलर। तो यहां से बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी वो कैसे नेचर की होगी सर? ट्रांसवर्स नेचर की। और ये हमारा टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट, इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। एक्सपेरिमेंटल तो हो गया है यहाँ पर प्रूव कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कैसा नेचर होता है? ट्रांसवर्स नेचर। क्योंकि वेव अगर इधर प्रोपोगेट कर रही है एक्स एक्सिस के अलोंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, इससे परपेंडिकुलर प्रोपोगेशन से वाई एक्सिस के अलोंग। तो इसका कैसा नेचर होता है? ट्रांसवर्स नेचर। दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए हैं कि ईएम वेव्स का ट्रांसवर्स नेचर होता है। एंड फर्स्ट पॉइंट, एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटरी चार्ज क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आई होप आपको ये बहुत सब से ठीक से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, एक छोटी सी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट सारी ही आपकी इंटरेस्टिंग है फिजिक्स में, अगर आप उसको ठीक से स्टडी करते हैं तो। ओके, क्लियर है? चलिए अब हम, तो यहां तक हमने पढ़ने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, देखिए हर टॉपिक कनेक्ट है। एक बात यहां से निकल के आती है ट्रांसवर्स नेचर, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, अब उसको मैथमेटिकली, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बन जाएगा। यस बच्चों, पढ़ते रहो, समझते रहो, सब कुछ समझ में आएगा ठीक से।